डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे द रायमन स्टाइलिस इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ लिया था रायमन इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। वी विल क्लियर द कंसेप्ट। व्हाट इज रायमन स्टाइलिस इंटीग्रल? दिस इज द जस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द रायमन इंटीग्रेशन। तो दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपने एक बार क्लियर करना है, एंड देन आफ्टर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन वी विल कवर एवरीथिंग। ओके, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन। व्हाट इज पार्टीशन? Partition P of the interval AB is the set of the points which are, ये लैम्डा नहीं आएगा, x0, x1, x2 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है कि पॉइंट है। जैसे ये हमारे पास एक रियल लाइन हो गया A to B, तो A इसको क्या है कि सब इंटरवल के अंदर आपने डिवाइड करना है। ओके, तो ये x0 हो जाएगा और ये xn हो जाएगा। B इज इक्वल टू xn, A इज इक्वल टू x0, और ये हमारे पास x1 हो गया, x2 हो जाएगा, ये हमारे पास xi -1, तो यहाँ पे हमारे पास xi आ जाएगा। सो दिस इज द पार्टीशन ऑफ दिस गिवन इंटरवल। एंड एक इसमें ना एक और कंडीशन ध्यान रखना कि x0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x1, लेस देन एंड इक्वल टू x2, लेस एंड सो ऑन xn -1, लेस देन एंड इक्वल टू xn। ओके, बट एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, लेस देन ही होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, जो कि रायमन इंटीग्रेशन के अंदर था। यहाँ पर इन्होंने लेस देन एंड इक्वल टू भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें एक चीज और है, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट ऑफ पी क्या होता है? यदि पी डैश हमारे पास इसका पार्टीशन है, इज सेड टू बी द रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी जो है ये हमारे पास पी डैश का सबसेट होना चाहिए। तो एवरी पॉइंट ऑफ पी मस्ट बी कंटेन्ड इन पी डैश। जैसे कि हमारे पास सपोज पी इक्वल टू हमारे पास जो है दैट इज x0, x1 एंड सो ऑन, xi -1, xi एंड xn। ये हमारे पास एक पार्टीशन है। और पी डैश इज इक्वल टू x0, x1 एंड सो ऑन, xi -1। यहाँ पे हमने एक पॉइंट और इंक्लूड कर दिया, xi -1 एंड xi के बीच में, एंड सो ऑन xn। सो नाउ p इज सबसेट ऑफ p डैश। ओके, देन p डैश इज द रिक्वायरमेंट ऑफ p। p के जितने भी एलिमेंट है वो सारे हमारे पास p डैश के अंदर है। तो p डैश जो होगा दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ p। तो ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अभी समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास टू पार्टीशंस है। सपोज दैट वी हैव p एंड p डैश आर टू पार्टीशंस, एंड जब आप इनको कंबाइन कर देते हो हमारे पास एक नया सेट बन जाएगा, यूनियन ऑफ p डैश एंड p विल बी इक्वल टू p डबल डैश। तो जो हमारे पास p डबल डैश जो है दैट इज द कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ p एज वेल एज p डैश, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है इस p डबल डैश के सबसेट है। ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो p डबल डैश जो होगा दैट विल बी द कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ p एंड p डैश। इसके बाद नॉर्म क्या है? जो भी हमारे पास पार्टीशन है उसके अंदर क्या है कि जो लार्जेस्ट सब इंटरवल जो होगा, ओके, टू कंसेक्यूटिव बीच में जो इंटरवल आएगा दैट इज द सब इंटरवल। जितने भी सब इंटरवल है उनमें से जो लार्जेस्ट जो होगा उसका जो लेंथ होगा दैट इज लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल। ओके, तो वो हमारे पास जितने भी पार्टीशन आप ले रहे हो, पॉइंट्स ले रहे हो, डिपेंड करता है कि उनका चॉइस हम किस प्रकार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप b-a/n करते हो तो उस केस के अंदर तो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, जितने भी सब इंटरवल बनते हैं सबकी लेंथ इक्वल होती है। तो नेचुरली क्या होगा कि सबका नॉर्म भी जो होगा वो इक्वल रहेगा। बट हियर द लार्जेस्ट और लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्म होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi - xi -1।
तो जितने भी हमारे पास सब इंटरवल की लेंथ जो आती है उनमें से कोई मैक्सिमम जो है दैट विल बी द नॉर्म ऑफ पी। तो ये इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाई पी ए बी। तो जितने भी पार्टीशन हमारे पास बन रही है उनको हम इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। इफ पी डैश इज सबसेट ऑफ पी देन norm of p will be less than or equal to norm of p। ओके, तो p डैश का जो नॉर्म होगा वो हमारे पास क्या है कि इससे लेस रहेगा, क्योंकि p डैश के अंदर क्या है हमारे पास ज्यादा पॉइंट होंगे। सॉरी, दिस इज द सुपरसेट, p डैश इज सुपरसेट ऑफ p। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ज्यादा पॉइंट होंगे, ज्यादा पॉइंट होंगे तो क्या है कि जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उनकी लेंथ p से या तो लेस रहेगी या इक्वल रहेगी। ओके, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड हेयर दिस इज द मेन डेफिनेशन, जो कि इसको आपने समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मेन डेफिनेशन है और इसी के बेस के ऊपर आपके सारे सारे क्वेश्चन चलेंगे। एंड फ्रॉम दिस प्लेस यू हैव द क्लियर कंसेप्ट अबाउट एंड फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ रायमन स्टाइलिस सम एज वेल एज, और जो रायमन इंटीग्रेशन किया था उसमें रायमन सम आया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर, यहां से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो हियर पी इज द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी, टी के बी द पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पॉइंट है टी के। ओके, देन द सम एस पी एफ अल्फा। अभी यहाँ पे अल्फा एक पैरामीटर और आ गया, ये भी हम डिस्कस करेंगे भी है क्या। एस पी अल्फा इज इक्वल टू वी हैव समेशन के इक्वल टू 1 to n एफ टी के पॉइंट हमारे पास हुआ जो कि इन दोनों के बीच में हमारे पास आ रहा है। अभी यहां पे डेल्टा अल्फा के इज कॉल्ड द रायमन स्टाइलिस सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अभी यहाँ पे अल्फा है क्या, अल्फा इज एनी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन। ओके, तो ये मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड अल्फा ए एंड अल्फा बी ये हमारे पास क्या है कि फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आएगी, और डेल्टा अल्फा के जो होगा दैट इज द डिफरेंस इसके बीच में अल्फा एक्स के माइनस अल्फा एक्स के माइनस 1, क्योंकि अल्फा जो है वो एक्स का फंक्शन है हमारे पास। अल्फा इज फंक्शन ऑफ एक्स, सम इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी आपके पास जब आपने यहाँ पे पार्टीशन लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपके पास आएंगे। ओके, तो आपके पास ये इंटरवल है, यहाँ पे एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, तो इसके बीच में जो टी के पॉइंट था उसके ऊपर तो आपने ले लिया एफ टी के, और इसका जो अभी अल्फा जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर द इंटरवल ए बी। तो एक तो इसके ऊपर आपने ये लोगे एफ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एक्स आई माइनस 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी अल्फा एक्स आई। ओके, अल्फा एक्स आई। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा अल्फा के। और जब आप इन सबको आप ऐड करते हो, यहां से लेके यहां तक आप ऐड करते हो, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास अल्फा बी माइनस अल्फा ए के इक्वल, क्योंकि ओवर द होल इंटरवल आप ले रहे हो, है ना। तो जितने भी आपके पास ये सब आ रहे हैं तो इन सबको आपने ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, वो हमारे पास अल्फा बी माइनस अल्फा ए बन जाएगा। वैसे भी हमारे पास ये अल्फा ए है और यहाँ पे हमारे पास अल्फा बी बनेगा। तो जब आप टोटल लेंथ का जब आप डिफरेंस लोगे तो वो नेचुरली हमारे पास अल्फा बी माइनस अल्फा ए के इक्वल ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपने एफ टी के लिया था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डेल्टा अल्फा के साथ, और डेल्टा अल्फा के इज इक्वल टू दिस वन। तो उन सब का आप जब ऐड करोगे तो दैट इज वी हैव दिस सम एस पी अल्फा। ओके, तो ये जो सम आपके पास जो आया है, दिस सम इज नोन एज रायमन स्टाइलिस सम। तो यहां पे हम
राइमन सम की बात करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें दो प्रकार के डिफरेंस आ रहे थे, एक तो लोअर राइमन, एक अपर राइमन, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो हमारे पास सम भी एक ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव राइमन स्टेलिस इंटीग्रल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इसके अंदर? ओके, तो f is said to be Riemann Stables integral with respect to alpha on AB, denoted as f belongs to R alpha on AB if for every epsilon greater than 0 there exists the partition of the interval AB such that for every partition P फाइनल देन दिस वन वी हैव टी के जो होगा वो इसके अंदर कोई पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, और जितने भी हमारे पास पार्टीशन बन रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जो हमारे पास राइमन स्टेलिस सम है माइनस ईटा, दिस इज ईटा लेस देन एक्सेल, तो ईटा हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। सी हियर व्हाट इज अल्फा, ईटा एग्जिस्ट एंड इज यूनिक, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी और ये यूनिक वैल्यू होगी। तो यदि हमारे पास ये दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बनता है देन वी कैन से एस पी एफ अल्फा इज डिनोटेड बाय either you will use a to b f d alpha or you can write a to b fx dot d alpha x. So this will be this is the Riemann Stieltjes integral. Okay, so this is the definition, और इसका जो वैल्यू आएगा this will be equal to eta which is finite and unique value. Okay, जो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो साइन दे रखे हैं, so the integration of ab fx dot d alpha x will be equal to eta. तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहां पे देखो इन्होंने क्लियर भी कर दिया, यदि आप अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हो तो जो हमारे पास राइमन स्टेलिस इंटीग्रल जो है दैट विल रिड्यूस इनटू द राइमन इंटीग्रल। ओके, और सिंपली यू कैन राइट a to b fx dx और a to b fx dx. So this is the difference. तो जब आप अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स यूज कर लोगे तो उस केस के अंदर हमारे पास राइमन स्टेलिस इंटीग्रल जो बना था वो राइमन इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइमन स्टेलिस इंटीग्रल है दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द राइमन इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है दिस प्रॉपर्टीज आर सेम एज वी डिस्कस इन द राइमन इंटीग्रेशन, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे एफ जी दोनों ही राइमन इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी एंड ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू आर अल्फा, मतलब दोनों ही हमारे पास क्या है इंटीग्रेबल है। एंड व्हाट यू कैन सी हियर ए टू बी ए एफ प्लस बी जी डी अल्फा विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस बी ए टू बी जी डी अल्फा, ए एंड बी ये हमारे पास कोई रियल कांस्टेंट हो गए। एंड द प्रूफ इज वेरी क्वाइट सिंपल, जस्ट आप क्या करोगे इसको आपने फाई इक्वल टू ए एफ प्लस बी जी ले लिया, क्योंकि एफ भी फंक्शन है जे भी फंक्शन है, तो दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो भी हमारे पास कोई फंक्शन बनेगा, तो उस फंक्शन को हमने यहाँ पे फाई ले लिया। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टेकिंग दिस सम एस पी फाई अल्फा, और यहाँ पे आपने खाली डेफिनेशन अप्लाई करना है एंड जस्ट गो टू सिंप्लीफाई एंड यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन। इसके बाद जो राइमन स्टेलिस का इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन था वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड यू कैन फॉलो दिस। सो दिस इज द जस्ट कैलकुलेशन पार्ट एंड यू कैन इजिली चेक इट एंड एट द एंड मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। तो इसको जब आप यहाँ पे करते करते यहाँ पे पहुंचोगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा मेन पर्पस था। सिमिलरली यू कैन चेक द आर्टिकल नंबर 2, सिंपली कैलकुलेशन का पार्ट ये है, इसमें ज्यादा कोई है नहीं, तो इसको मैं स्किप यहाँ से करना चाहूंगा, बट इनको आप छोड़ना नहीं है। ये जो आर्टिकल नंबर 3 जो आ रहा है यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें है कि हमारे पास यदि हमारे पास ए टू बी एफ डी अल्फा
विल बी इक्वल टू, यदि इंटेग्रेबल है, एफ इज रायमन-स्टेल्स इंटेग्रेबल, देन जो हमारे पास ए टू बी इंटरवल है, इसके अंदर यदि आप कोई पॉइंट सी ले लेते हो तो ए टू सी प्लस सी टू बी, ये हमारे पास होगा, और ये हम जानते भी है, बट हियर वी नीड टू प्रूव फॉर द रायमन-स्टेल्स इंटीग्रेशन। ओके, सो इसमें मेन आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगी या कहाँ पे हो सकती है? एक तो जो पार्टीशन आप लोग लेते हो, ठीक है ना, तो पार्टीशन का खास ध्यान रखना, और रिफाइनमेंट क्या होती है। ओके, तो ये भी आपको कई जगहों पे रिफाइनमेंट का कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो आपको कहीं भी जाके किसी लेवल के ऊपर जाके दिक्कत आ सकती है, तो ये भी आप करना। तो मैं मेनली यहाँ पे जो मेन जो डिस्कस करने वाला होगा उसी के ऊपर ही फोकस रहेगा, ठीक है ना। तो जो पार्ट आप कर सकते हो उसको मैं स्किप करूंगा यहाँ से। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी, और यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट, उसका भी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे जो डेफिनेशंस जो आ रही हैं, ये सारी हमने रायमन इंटीग्रेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था। सॉरी, तो ऑल दीज आर सिमिलर पार्ट, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये भी हमने उसी में डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी आप पैरेलल उसके ही चलेगा, कोई इसमें मेजर इशू नहीं है। इस आर्टिकल को जरूर करना भी आप लोग, यदि कोई दिक्कत आती है तो मेरे को सेंड कर देना आप, तो इसका रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। देन आफ्टर आर्टिकल नंबर 6, यदि हमारे पास f बिलोंग्स टू r अल्फा, अल्फा इज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव अल्फा डैश, देन रायमन इंटीग्रल, ओके, a to b fx alpha dash x dx exist, and we have a to b fx d alpha x is equal to a to b fx alpha dash x. यदि here is one more definition, और definition क्या हमारे पास step function is integrator, okay. So if alpha is constant throughout AB, तो देन हमारे पास क्या होगा, एस पी एफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0, और यदि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, और ये कब होगा, यदि अल्फा हमारे पास कांस्टेंट हो थ्रू आउट द गिवन इंटरवल ए बी। तो ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, एंड हैज द वैल्यू 0, दिस इज 0, okay. However, sometimes alpha has the jump discontinuities, then a to b f d alpha need not exist. तो ये जरूरी नहीं है कि वो ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, कब, जब हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज जंप आता हो, उस केस में नॉट नेसेसरी दैट ये हमारे पास एग्जिस्ट करता हो, ओके। इफ इट एग्जिस्ट देन द वैल्यू मे नॉट बी 0, और यदि एग्जिस्ट कर जाता है तो उस केस में जरूरी नहीं है कि इसका वैल्यू हमारे पास 0 आए, क्योंकि फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, ओके। इसके कारण पहली बात ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि एग्जिस्ट कर जाता है तो वो 0 नहीं बनेगा, बट हेयर वी हैव 0, इस चीज का आप ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस डेफिनेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टेप फंक्शन, a function alpha ab to r is called step function if there is a partition ab where p is equal to this partition, x1 less than x2 and so on less than xn is equal to b, such that alpha is constant in each xi minus 1 to xi, ओके। तो अल्फा जब हमारे पास कांस्टेंट होगा इन दैट केस, और ये हमारे पास एक पार्टीशन है, ओके। तो इन दैट केस जो जंप हमारे पास जो बनेगा
डिफरेंस बिटवीन दिस एक्स आई प्लस माइनस अल्फा एक्स आई माइनस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो आएगा, जो एक्स आई पॉइंट है उसका लेफ्ट अप्रोच राइट अप्रोच, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो आएगा, एंड वी विल डिनोट इट बाय अल्फा आई. Okay, so this is the jump of the step function. Okay, then we have article number 7. ये आपने करना हो तो कर लेना, छोटा सी आर्टिकल है वैसे तो, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको दे रखा रिडक्शन ऑफ रायमन स्टेलिस इंटीग्रल टू फाइनाइट सम. This article is important. I will say this is very important. Okay, alpha is the step function and defined on the interval AB with f. ये इसका step function का definition आ गया. Such that note both f and alpha are discontinuous from right or left to the at each jump point alpha I at xi. Then f belongs to R alpha. तो इसमें दोनों ही फंक्शन, एक तो f एंड अल्फा डिसकंटिन्यूअस नहीं है. ओके, देन क्या होगा हमारे पास, a to b f d alpha will be equal to summation I equal to 1 to n f x I alpha I. ये आपने प्रूफ करना है. सो प्रूफ इज सिंपल. जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं वो हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, समेशन की इक्वल होता है, जब उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना. तो जस्ट आपने यहाँ पे डेफिनेशन को ही फॉलो करना और यू कैन डू इजिली. तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 3 आप लोगों ने किया था उसको अपने यूज करना. एंड ऑल दीज आर द पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल, ठीक है ना. तो हमने सी पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट है. तो इस जो पूरे इंटरवल के और जो इंटीग्रेशन जो होगा, तो उस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन जो बनेगा, इसका जो सब इंटरवल के अंदर जो बनेगा, जितने भी इंटीग्रेशन आ रहे हैं उन सबकी जोड़ के इक्वल हमारे पास होता है. तो सो दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट एंड यू कैन डू योर सेल्फ. तो मैं ज़्यादा तो क्या है कि इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा. तो ये आर्टिकल भी आपने करना है. ओके, तो अभी यहाँ पे आर ए भी लिखा है ना. तो सो दिस इज द रायमन इंटीग्रेशन. ओके, रायमन स्टेलिस इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है. तो यहाँ पे अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल नंबर 9 ये भी आपने करना है, इसको नहीं छोड़ना आपने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. नाउ कम टू here is article number 10, Euler summation formula, which is one of the important article. If f has continuous derivative f dash on AB, then summation a less than n less than and equal to b fx is equal to a to b fx dx plus a to b एफ डैश डबल ब्रैकेट यहां पे आ रहा है एक्स डी एक्स. तो यह इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. ओके, सो ए टू बी एफ डैश एक्स डबल ब्रैकेट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए, यहां पर भी वही सेम नोटेशन आ रहा है हमारे पास. ओके, माइनस एफ बी एंड दिस वन, where double bracket is equal to x minus greatest integer of x. a and b are the integers. यदि हमारे पास ये integer हो, then this result will reduce to in this form. तो ये हमने प्रूफ करना है. and proof of this article is very quite simple. ये हम मान के चलते हैं.
तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसको बाय यूजिंग द डेफिनेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए यहाँ पे आज ही इसका जो प्रूफ है, ए टू बी एफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो दिस एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो डी रिमूव हो जाएगा, ए टू बी माइनस देन इंटीग्रेशन, इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे वो तो हमारे पास ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव वो हमारे पास डी एफ एक्स बन गया। ओके, सो नाउ वी हैव, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, और सिंप्लीफाई में क्या करना है कि दिस एज इट इज ये रहा हमारे पास, और ये वाला जो पार्ट है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो, पहले अपर लिमिट अप्लाई किया फिर लोअर लिमिट अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नाउ रायमन-स्टेलिस इज लीनियर फंक्शन, तो उसके डेफिनेशन हमने अप्लाई किया, तो क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड माइनस ए टू बी एफ एक्स डी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2 नंबर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटर। ओके, ये हमारे पास आ गया। एंड देन यहां पे देखिए, ए टू बी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एफ एक्स विल बी इक्वल टू, तो यहां पर भी हमने डेफिनेशन ही अप्लाई करना है। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, डी एफ को आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, डी एफ क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। यदि एफ हमारे पास, एफ डैश हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन वी कैन राइट दिस एज एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये जो तीन नंबर रिजल्ट हो गया, 2 नंबर हो गया, इन दोनों को आपने यूज करना है 1 नंबर के अंदर। जब आप 2 एंड 3 को 1 नंबर में जब यूज करोगे तो हमारे पास ये यहाँ पे इसकी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। By using the result 2 and 3, the equation number 1 reduced to in this form, which is equation number 4. Just value put करनी है आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। Okay, so here what you are observing, a to b f x d greatest integer x will be equal to in this expression. Okay, और इसको आप रिजल्ट के तौर के ऊपर याद भी रखना, ये आपके काम आएगा जब भी आपके पास इस प्रकार का इंटीग्रेशन आता हो। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली। एंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज जंप इंटीग्रल टू द पॉइंट एक्स हैज द जंप, ओके, एट द इंटीजर्स, तो क्या होगा, a plus 1 a plus 2 एंड b इज इक्वल टू n। तो सभी में क्या होगा, जंप होगा, और वो जंप कितना आएगा, 1 यूनिट का आएगा। ओके, तो जो a है तो वो a plus 1 हो जाएगा, a plus 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन b इज इक्वल टू दिस वन। सो इन दिस वे एज एवरी फाइनाइट सम कैन बी रिटन एज द रायमन-स्टेलिस इंटीग्रल। ये आर्टिकल नंबर 9 पीछे आप लोग देखना, उसको यूज करके हमारे पास ये बनता है जो a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, क्योंकि यहाँ पे जंप फंक्शन आ रहा है, तो ये आर्टिकल मैंने छोड़ दिया था, उसी को हमने यूज किया यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, समेशन a लेस देन n लेस देन इक्वल टू b एफ एन। तो इसको आपने फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ आइलर थ्योरम व्हेन a एंड b आर नॉट इंटीजर। ओके, और यदि हमारे पास दोनों इंटीजर बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, इसका वैल्यू भी हमारे पास 0 होगा। ओके, जब इन दोनों का वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो देन
then we have summation n equal to a to b fx is equal to, ये हमारे पास जो है इंटीजर है, तो ये हमारे पास इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, n इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू समेशन a लेस देन n लेस देन इक्वल टू b एफ एन प्लस एफ ए। तो यहाँ पे थोड़ा स्किप हो रहा है क्योंकि ये जो है ना रिजल्ट है हमारे पास, जो पीछे आप लोगों ने पढ़ने हैं और मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, और ये जब इंटीजर होंगे तो हमारे पास ये इक्वलिटीज आएंगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू रिजल्ट्स एज स्टैंडर्ड रिजल्ट, फंडामेंटल रिजल्ट, ठीक है ना। तो n इक्वल टू a टू b एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास इसके को आएगा, एंड यू विल यूज दिस रिजल्ट्स इन इक्वेशन नंबर 6। तो जब आप इक्वेशन नंबर 6 में आप यूज करते हो तो हमारे पास जो 6 नंबर इक्वेशन है वो इसके फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। समेशन n इक्वल टू a टू b एफ एन माइनस एफ ए इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू b एफ डैश दिस वन, ओके। और इसको जब आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो अब इसमें देखना आप कि दिस पार्ट यहाँ पे x ले लिया इन्होंने, यहाँ पे n ही है अभी, ओके। तो ये जो एफ ए है वो राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, ये रहा। दिस पार्ट एज इट इज, दिस पार्ट एज इट इज। तो इसमें क्या है कि -1/2 a टू b एफ डैश एक्स माइनस किया और वही हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। ये टू टर्म्स हमने अपनी तरफ से ऐड किया एंड प्लस किया है। नाउ a टू b एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल क्या होता है हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए। तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास, ये आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला पार्ट सारा का सारा वो हमारे पास ये बनेगा, ओके। और यहाँ पे क्या करना आपने, जो इसका वैल्यू होता है क्या होता है हमारे पास, x माइनस ये होता है, तो वो यहाँ पे पुट करना आपने। तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, ओके। a टू b एफ डैश एक्स एक्स माइनस ये कहाँ से आया, यहाँ से आया ये वैल्यू, और माइनस कितना है 1/2 एफ डैश एक्स जो है वो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एफ डैश एक्स कॉमन ले लिया, और ये पहले वाला जो वो हमारे पास एज इट इज आ गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द समेशन फार्मूला वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स। सो द प्रूफ इज वेरी क्वाइट सिंपल। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रायमन स्टेलिस इंटीग्रल। तो डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गया देन इट इज क्वाइट सिंपल टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर द इंटरवल ए बी एंड इज बाउंडेड ऑन ए बी, ओके। अल्फा ए एंड अल्फा बी दोनों ही क्या है कि फाइनाइट होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच पार्टीशन ए बी। सो डेल्टा अल्फा आई ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ओके। और एक्चुअली वैसे तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक्स नोट आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एन आ जाएगा, देयर आर सो मैनी पार्टीशंस। तो यहाँ पे आपने एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई लिया, ओके। तो अभी इसमें जो अल्फा है वो हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये अल्फा एक्स आई माइनस 1 जो होगा लेस देन अल्फा एक्स आई, ओके। तो जो डेल्टा अल्फा आई जो है हमारे पास, डेल्टा अल्फा आई वो क्या है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस में आप बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करोगे, ओके। तो ये आपके पास, और एंड दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू अल्फा एक्स आई। तो ये भी आपके पास क्लियर हो गया।
अब इसमें क्या है कि फॉर एनी फंक्शन ऑफ द बाउंडेड ऑन ए बी यू पी एफ अल्फा, तो ये क्या होगा, अपर राइमन-स्टेलिस सम। कैसे डिफाइन होगा ये, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा आई। तो डेल्टा अल्फा आई जो है वो क्या है कि राइमन डिक्शनरी में क्या था हमारे पास, सिंपली इसका लेंथ था, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। बट यहाँ पे जो अल्फा जो है दैट इज सम इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो जब अल्फा इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स होता है तो उस केस में तो आपके पास राइमन डिक्शनरी बन ही जाएगा। बट अल्फा इज सम व्हाट डिफरेंट फ्रॉम दिस फंक्शन। ओके, वो ये इस कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे यदि डेल्टा अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स हो तो वो हमारे पास अपर राइमन सम ही बन जाएगा ये, ठीक है ना। बट यहाँ पे राइमन स्टिल्स की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस जो मेन है वो है क्या, डेल्टा अल्फा आई। सो अपर राइमन स्टिल्स सम इज डिफाइंड एज दिस वन, और एम आई क्या है हमारे पास, सुप्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल। तो जब इस जो फंक्शन हमारे पास वो इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी आ सकता है। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कैपिटल एम आई है, और एल पी एफ अल्फा के अंदर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। और डेल्टा अल्फा आई जो है दैट इज द डिफरेंस of these two functions. So here you can see mi is equal to supremum of fx in the sub interval and mi is the infimum का मतलब minimum value, okay, in the sub interval xi minus 1 to xi। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पुट कर दो तो एक तो हमारे पास यूपीएफ अल्फा बन जाएगा, दूसरा एलपीएफ अल्फा बन जाएगा, ओके। एंड देन यस, तो जो हमारे पास जब आपने अपर राइमन इंटीग्रल निकालना है तो अपर राइमन डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास यूपीएफ अल्फा जो है उसका इन्फिमम वैल्यू वो हमारे पास अपर राइमन डिक्शनरी होगा, और जो हमारे पास एलपीएफ अल्फा है, नोट करना इस पॉइंट को, एलपीएफ अल्फा का जो सुप्रीम वैल्यू आएगा, क्योंकि देयर विल बी सो मेनी अपर राइमन स्टेल्स सम एंड लोअर राइमन स्टेल्स सम। तो उन दोनों में से क्या है कि जो इसका जो सुप्रीम होगा वो हमारे पास लोअर राइमन डिक्शनरी बनेगा, और इसका जो इन्फिमम होगा वो हमारे पास अपर राइमन डिक्शनरी बनेगा। और राइमन स्टेल्स इंटीग्रेशन के केस के अंदर ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। यह भी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, दे रखा होगा। When the above upper and lower Riemann stress integrals are equal, their common value is called Riemann-Stieltjes integral, or simply Stieltjes integral, and which can be represented as a b f d alpha or a to b fx d alpha. And symbolically we will write f belongs to R अल्फा ए बी और F बिलोंग्स टू R अल्फा। तो ये इनका बेसिक डेफिनेशन है। राइमन डिक्शनरी के अंदर क्या है कि हमारे पास यू पी एफ अल्फा की जगह पे यू पी एफ आता है, यहाँ पे अल्फा एक पैरामीटर और एड ऑन हो गया। जब अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास ये सिंपली क्या हो जाएगा, राइमन इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है और जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नया नहीं है। एंड द एंटायर टॉपिक इज वेरी क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। इसके अंदर एट द एंड और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप जरूर करके जाना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ओके। और पी स्टार जब हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ पी हो तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है कि एल पी एफ अल्फा जो होगा लेस देन एंड इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फा,
एंड द अदर इज दिस वन। तो इसको आप जरूर देखना, भी छोड़ना नहीं है। तो ये जो जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ थ्योरम्स, ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको आएगा। और एक ये इसको भी मत छोड़ना, भी गलती से भी मत छोड़ के जाना, आर्टिकल नंबर 12वां, इसको आप हर हालत में करके जाना। यदि कोई भी दिक्कत आती है, कई बार क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है या क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरे को दोबारा रीराइट कर देना, तो मैं उसका स्पेशली पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके उसका रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। ये जो आर्टिकल नंबर 13 है, इसको आप छोड़ सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये यहाँ पे करना है भी, इसको लोअर राइमन इंट्यूशन जो होता है वो अपर राइमन से लेस होगा या इक्वल होगा। ये हमने राइमन इंट्यूशन में कर लिया था, बट यहाँ पे आपने राइमन स्ट्रेस के अंदर भी करना है, ठीक है ना। तो राइमन इंट्यूशन आप लोगों ने टॉपिक करना नहीं है, लेकिन वो बार बार बात इसलिए आ रही है क्योंकि वो टॉपिक हमने सारा कर लिया था, तो उसकी जगह पे ये आ गया राइमन स्टेलिस। तो दोनों डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सारी के सारे कैलकुलेशन उसकी पैरेलल चलता है। ये आर्टिकल भी हमने किया था, बट यहाँ पे यू विल डू इन द फॉर्म ऑफ राइमन स्टेलिस के अंदर। इसको आप छोड़ सकते हो। इसको आप करना भी, आर्टिकल नंबर 17 को आपने करना है कॉन्टेक्स्ट के लिए, इसको आप कर लेना। एंड आर्टिकल नंबर 18वां, ये भी आपने करना है। इसको छोड़ सकते हो आप, नॉट मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 ये क्या कहता है कि एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए लेस देन इक्वल टू दिस वन। ओके, ये कर लेना अभी, आर्टिकल नंबर 20 कर लेना। आर्टिकल नंबर 19 जो इससे पहले वाला, उसको छोड़ देना। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी बिटवीन ए बी सच दैट, ये आर्टिकल भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये दिस विल हेल्प यू फॉर द फंडामेंटल थ्योरम्स, वो इसी की बेस के ऊपर आएगी, इसलिए इसको आर्टिकल करना आप। और आर्टिकल नंबर ये 22 भी करना, दोनों आर्टिकल करने हैं, इसके बगैर आप थ्योरम नहीं कर पाओगे। तो इसका जो प्रूफ है वो तो ऊपर वाली थ्योरम के बेस के ऊपर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, assume that alpha is monotonic increasing AB if alpha belongs to R alpha, G belongs to R alpha, F G, इसको करना भी, you have to do this article, करना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने। अल्फा इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन AB, ये भी करना है, ये भी करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल नंबर 26 छोड़ देना। इसके बाद तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए है ना, इसके बाद तो क्वेश्चंस आ गए हैं। सो द क्वेश्चंस आप ट्राई करना भी, इसमें कोई बड़ा जादू नहीं है, कोई सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने आर्टिकल किया उनके बेस के ऊपर आपने करने हैं सारे, है ना। तो यहाँ पे मैं ये सारे के सारे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा मेरे को। ये बाउंडेड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन, ये हमने
डिस्कस कर लिया था, तो ये मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। ये डिस्कस किया था हमने, बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, टोटल वेरिएशन क्या होता है। ये आर्टिकल नंबर कुछ रिजल्ट से यहाँ पे आर्टिकल नंबर 30, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड अल्फा इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। ये आर्टिकल भी आप कर लेना, लेकिन ये भी देखना भी सिलेबस में है या नहीं। सिलेबस में है तो फिर तो इसको करना, यदि नहीं है तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये भी ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो है फर्स्ट मिनिमम थ्योरम ऑफ रायमन स्टेलिस इंटीग्रल, ओके, और क्लास में डिस्कस हो गया था फर्स्ट मिनिमम थ्योरम, सेकंड मिनिमम थ्योरम ऑफ रायमन इंटीग्रल, बट यहाँ पे रायमन स्टेलिस की फॉर्म के अंदर है। तो प्रूफ अबाउट सेम ही है, तो जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप इसका करना। प्रूफ इज वेरी क्वाइट सिंपल, और इनके जो प्रूफ है वो बेस्ड ऑन जो पहले, इससे पहले जो 2 आर्टिकल मैंने बताए थे उसी की बेस के ऊपर ही इनके प्रूफ आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट मिनिमम थ्योरम एंड सेकंड मिनिमम थ्योरम, ये 2 थ्योरम है और इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना भी, डेफिनेटली इसको करके जाना, और दोनों में से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये भी आप चल करना, और इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप अपने आप करना भी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं, और जैसे ये क्वेश्चन जो है ये आप लोअर क्लास में आप करके आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये बाकी का पार्ट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, जस्ट सिंपल यू हैव द जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं उसी के बेस के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व जरूर करके देखना, अभी एक एक 2 2 3 3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना, पढ़ सारे लेना, लेकिन करके जरूर देखना अपने आप। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर टॉपिक। और यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको फिर स्पेसिफिकली हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के दिन में आप ये कवर करके मेरे को भेज देना यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच टू सी दिस लेक्चर टिल द एंड।